एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम आज कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के सब टॉपिक्स हम करेंगे। ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कुछ सब टॉपिक्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि कैसे जो है अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव करते हैं बिकॉज ऑफ सम एम्बियंट फैक्टर्स, जैसे कि फूड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, जिनकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल है ऑन द प्लैनेट अर्थ। और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो है वहां पर हमारी जो लाइफ है या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है हमारी एयर में जो प्रेजेंट है उसमें मिक्सचर है गैसेस का, और ये मिक्सचर जो है इसका अमाउंट जो है फिक्स है। जैसे कि CO2 है तो CO2 का अमाउंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फिक्स है। जैसे जैसे अगर CO2 इन केस मान लीजिए CO2 की जो क्वांटिटी है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी थ्रेट है हम लोगों के लिए, वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ये हमने अपना सब कुछ फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम अपनी सेकंड वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेस के चैप्टर में सेकंड वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड्स, इनके बारे में। हम इन दो सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो जो हमारी एयर है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर का क्या मतलब है, देखिए अब बैड कंडक्टर है क्योंकि जो एयर की लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हीट को अपने से पास नहीं होने देती। अब हीट जो है एयर की लेयर से जो है पास नहीं हो पाती, इस वजह से क्या कहते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। अगर वो अपने आप से पास होने दे, कंडक्टर क्या होता है, जो चीज अपने आप से पास होने दे किसी चीज को, वो उसका गुड कंडक्टर हो जाता है। अब जैसे कि एयर क्या है, वो पास नहीं होने देगी हीट को, तो इस वजह से एयर क्या बन जाती है, हीट के लिए बैड कंडक्टर बन जाती है। तो अब हम अगर बात करें कि जो एटमॉस्फेयर होता है हमारी अर्थ में, ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो वो क्या करता है, एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग द डे, नॉट ओनली इन ड्यूरिंग द डे बट इन नाइट ऑल्सो और अलॉन्ग विद द होल ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग होल ईयर जो है एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो मेंटेन करके रखा जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो सडन जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में उसको नहीं होने देगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारा सीजन चेंज होता है, तो सीजन चेंज होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में क्या है, बीमारी आ जाती है, वायरल हो जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो बियर नहीं कर पाती है सडन चेंज को। जो सीजनल चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज है, जो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं सीजन को लेके, उन्हें हमारी बॉडी क्या है, बियर नहीं कर पाती है, तो बीमार हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि सडन टेम्परेचर में चेंज आए, यानी कि दिन में क्योंकि सनलाइट की वजह से क्या है बहुत गर्मी हो जाएगी, और अगर मान लीजिए अब सनलाइट नहीं है, रात में टेम्परेचर सडन डाउन हो जाए, तो हम ह्यूमन बींग्स या हम और लिविंग बींग्स के लिए क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी जो कि सीजनल चेंज नहीं बियर कर पाती, तो डे नाइट का इतना बड़ा इफेक्ट अगर डेली ऐसा होगा तो क्या बियर कर लेगी, दिक्कतें आएंगी। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रिवेंट करता है सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। एकदम से जैसे कि सूरज की रोशनी की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के लिए उसे रोक के रखता है। इसी तरह अगर रात हो गई, यानी कि अब सनलाइट चली गई, तो सूरज के डूबते ही कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे ही सूरज डूबा तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया, ऐसा नहीं होता। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, एस्केप होने से हीट को बचाता है, ठीक है, उसे रोकता है, स्लो डाउन करता है उस प्रोसेस को। इस वजह से क्या करता है, वो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को मेंटेन करके रखता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कैसे जो है एटमॉस्फेयर एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को मेंटेन करके रखता है। और साथ ही अगर हम बात करें ऑन मून, जो मून है हमारा, मून क्या है, सन से सेम डिस्टेंस पे है जितने में हमारा अर्थ प्लेनेट है, ठीक है। बावजूद उसके जो मून है उसमें क्या है, टेम्परेचर रेंज देखिए कितना ज्यादा है, -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस।
अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो प्लेन एरियाज है वहां पर अगर समर सीजन है तो वहां पर हम 40 डिग्री से मान लीजिए 48 डिग्री तक इतना टेम्परेचर अगर हाईएस्ट भी गया तो 40 से ऊपर हम लोगों को कितनी गर्मी लगने लगती है, ठीक है। और अगर हम लोग सर्दियों की बात करें तो 10 के नीचे ही आ जाते हैं, जैसे हम 10 डिग्री हो गया, 7 डिग्री, तो 0 डिग्री हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि -190 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि ये बहुत 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 ज्यादा ठंड गर्म हो जाएगा और ये बहुत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है अर्थ और मून, फिर भी टेम्परेचर रेंज देखिए कितना ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो मून में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द मून सरफेस, दैट इज वाई इतना ज्यादा रेंज होता है उसमें टेम्परेचर का। यहां से आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस, उसकी सिग्निफिकेंस आपको लोगों को समझ आई होगी कि एटमॉस्फेयर का होना हमारे अर्थ सरफेस में कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे इस एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है दिन रात प्लस होल ईयर, ठीक है। अब हम करते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। तो इस एयर की मूवमेंट को समझने के लिए उससे पहले हम आपकी एनसीईआरटी में एक छोटी सी एक्टिविटी 14.1 दी है, तो हम उसको इन शॉर्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास क्या है, सॉइल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सैंड है, और आपके पास क्या है, एक वेसल में वाटर है। ये सब चीजें आपके पास एक एक वेसल में है और हम क्या करेंगे, उसको सेम टेम्परेचर पे बाहर यानी कि सनलाइट में रख देंगे कुछ घंटों के लिए, और हम लोगों को मेजर करना है कि कौन सी ज्यादा जो है, मतलब वाटर ज्यादा गर्म हुआ, सॉइल ज्यादा गर्म हुई या सैंड ज्यादा गर्म हुई, और किसने कितना टाइम लिया, ठीक है। और फिर हम इन तीनों वेसल को उठाकर कहाँ रख देंगे, शेड वाले एरिया में, जहां पर क्या है, सनलाइट नहीं आ रही। तो हमें ये नोट करना है कि कौन सा सैंड, सॉइल और वाटर में से ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, जिसमें डिक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है, कौन जल्दी ठंडा हो रहा है। तो ये चीज जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें हमारे पास आएंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमें इस एक्सपेरिमेंट से आएंगे वो ये आएंगे कि जिस वेसल में आपने वाटर रखा था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है राइज होना स्टार्ट करेगा। जब हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल जो है एज कंपेयर टू वाटर, इसका जो रेट होगा इंक्रीज होने का वो वाटर से ज्यादा होगा। उसी तरह अगर हम बात करें सॉइल वाले सैंड वाले वेसल में, तो सैंड वाला जो वेसल है वो इन दोनों से सबसे ज्यादा जल्दी यानी कि हायर रेट पर इंक्रीज होगा। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि कैसे जो है वाटर क्या करता है, वाटर भी इंक्रीज करता है अपना टेम्परेचर, बट वाटर से ज्यादा जल्दी जो है वो कौन इंक्रीज करता है, सॉइल, और सॉइल से भी ज्यादा जल्दी जो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर वो है हमारी सैंड। तो ऐसा हो रहा है। तो इसके साथ ही क्या होगा कि अगर हम इन तीनों वेसल्स को अब शेड वाले एरिया में रख देते हैं तो सैंड उसी फास्टर रेट से क्या है, इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, देन उसी फास्टर रेट से सॉइल का एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर का क्या होगा, सबसे लो होगा। यानी कि जब हम टेम्परेचर डाउन की बात करेंगे तो वाटर में सबसे ज्यादा देर लगेगी एज कंपेयर टू सॉइल, और फिर सॉइल में क्या है, एज कंपेयर टू सैंड जो है ज्यादा टाइम लगेगा। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर आ गया होगा कि कैसे जो है सैंड, सॉइल और वाटर से जो है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से हम आगे के टॉपिक जो है उसको करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जो द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स कहते हैं हम जिसे, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी क्या है, ठंडी ठंडी हवा चलती जिसे हम जेंटल ब्रीज कहते हैं। उसके साथ ही कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि काफी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा है कि टेरिबल स्टॉर्म आ जाता है यानी कि बहुत तेज तूफान आ जाता है, और कभी कभी बारिश देखिए। तो ऐसा क्यों हो जाता है एटमॉस्फेयर में? इसी फिनोमिनन को हम आज पढ़ेंगे और हमारे डाउट जो है हमारे मन में वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जो ये फिनोमिनन है जैसे कि जेंटल ब्रीज हो गई और ये स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, ये टेरिबल स्टॉर्म हो गया, ये सब कैसे रिजल्ट करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे पास कि ये जो फिनोमिनन है जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड, टेरिबल स्टॉर्म और ये जो रेनफॉल होना,
ये अचानक क्यों होने लगता है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो ध्यान दीजिए कि इसके पीछे का रीजन है कि हीटिंग ऑफ एयर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। हीट हो जाती है और उसके साथ ही क्या होता है, फॉर्मेशन होती है वाटर वेपर की। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जेंटल ब्रीज और ये जो हमारा स्टॉर्म है ये अचानक क्यों आ जाता है, रेनफॉल क्यों होने लगती है। सो वो इस वजह से होने लगती है बिकॉज जो फॉर्मेशन है वाटर वेपर की वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाती है। एयर जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो आप लोगों को मैं एक पॉइंट और बता दूं, जब जब एयर क्या है, गर्म होगी तो वो क्या करती है, राइज हो जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस सरफेस में भी एयर गर्म होती है तो वहां से क्या है, वो अबव जो है वो राइज हो जाएगी। इससे ही हम आगे का टॉपिक समझेंगे। तो देखिए जो वाटर वेपर है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाटर वेपर कैसे बनते हैं। तो जो हमारे वाटर वेपर है वो बनते हैं ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। आप लोगों को पता है कि 75% जो है वाटर बॉडीज जो है हमारी अर्थ में वो कवर्ड हैं। सो ये वाटर बॉडीज जो है इनकी हीटिंग से, यानी कि इनकी ये जब हीट होते हैं तो ये जब हीट होते हैं तो वहां पर जो एयर प्रेजेंट होती है ओवर वाटर, वो क्या करेगी, राइज हो जाती है। ठीक है, वो राइज होगी तो वो क्या बनाएगी, वाटर वेपर। इसी तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, वाटर का वर्क करेंगे। तो वहां जहां पर भी वाटर होगा तो उसके ऊपर का जो एयर होगा वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से वो राइज अप कर जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम वाटर, सॉइल और सैंड की बात करें तो सबसे फास्टर रेट पर इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला टेम्परेचर जो है वो है सैंड, और उसके साथ फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, सॉइल का। और सबसे कम रेट पर अगर हम बात करें तो वो है हमारा वाटर। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि चेंज क्यों आ रहा है। तो ये चेंज आ रहा है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्मेशन होती है और हमारा जो एयर है वो क्या होती है, हीट होती है। इसकी वजह से क्या है, जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड, टेरिबल स्टॉर्म और रेनफॉल जैसे फिनोमिनन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये वाटर वेपर कैसे होता है, ये वाटर वेपर होता है कि हमारी जो अर्थ है, सरफेस है, वहां पर क्या है, बहुत सारी वाटर बॉडीज जो है वो प्रेजेंट है। वो अगर हीट होती हैं तो वहां की एयर जो है, यानी कि वाटर के ऊपर की जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में या एयर में क्या करेगी, राइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे हीट होता है, तो देखिएगा इस पॉइंट को समझिएगा कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, हमारे लैंड प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है और हमारे वाटर प्रेजेंट है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में लैंड और वाटर प्रेजेंट है वहां से क्या होती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, लैंड और वाटर से क्या होती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशंस क्या है, रिफ्लेक्ट होती हैं, री रेडिएटेड हो जाती हैं, एक दूसरे से टकराती जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी वाटर बॉडी है, ये आपकी लैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका लैंड है और ये आपका वाटर बॉडी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाटर बॉडी के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू लैंड कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लैंड में जो है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि लैंड का टेम्परेचर को, यानी कि अपने आप को गर्म करने का जो रेट है वो फास्टर है एज कंपेयर टू वाटर बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पर की जो एयर है लैंड की वो क्या है, जल्दी फास्टर रेट पर राइज होगी। तो ये आपस में क्या है, कुछ रेडिएशंस जो है निकलती हैं, वो रेडिएशंस आपस में क्या है, टकराती जाती है, री रेडिएट होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हीट जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, वाटर वेपर की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से हमें और आपको जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड, टेरिबल स्टॉर्म, रेनफॉल, इस तरह के फिनोमिनन जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। जब हमारी वाटर बॉडीज और लैंड जो है वो क्या होंगी, हीट हो जाएंगी, तो वो क्या करते हैं, राइज हो जाते हैं। ठीक है, हमने भी बात की थी कि व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन, रेडिएशंस निकलती हैं जिनमें क्या है, लैंड और वाटर बॉडीज से रिफ्लेक्शन या री रेडिएट होके एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। जब वो हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या हो जाता है, वो एयर जो है राइज अप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो जाता है। एयर में कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है, किसकी वजह से, ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं वाटर बॉडीज से और लैंड से टकराकर। ओके, सो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि जो लैंड होती है, ठीक है, लैंड के अंदर क्या है, ज्यादा फास्टर रेट में एज कंपेयर टू वाटर जो है
ज्यादा जल्दी जो है गर्म होने की पावर होती है, ठीक है। अपना फास्टर रेट है उसका इंक्रीज और डिक्रीज होने का, तो लैंड में जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, और यहीं पे आपका क्या है, वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर हो गया और ये आपका लैंड है। इसके ऊपर भी एयर चल रही है, इसके ऊपर भी क्या है, एयर चल रही है। अब यहां पर जो एयर चल रही है ओवर लैंड, वो क्या है, फास्टर रेट पर गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। अब यहां पर भी क्या है, इसके वाटर बॉडीज के ऊपर जो एयर चल रही है उसका जो रेट है इंक्रीज या डिक्रीज होने का, वो लैंड से कम होगा, जिसकी वजह से क्या है कि एयर ओवर लैंड जो है वो ज्यादा होगी, जल्दी फास्ट होगी, गर्म होगी, हीट होगी एज कंपेयर टू एयर ओवर वाटर बॉडीज, ठीक है। सो इससे क्या होगा, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमें टेम्परेचर्स हैं उन्हें फील करने को मिलेगा। अब देखिए एक फिनोमिनन आता है, अब चलिए पहले बात कर लेते हैं, जिससे हमारे इंडिया में जो है कोस्टल रीजन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो उन कोस्टल रीजन में क्या होता है ड्यूरिंग द डे, अब जैसे हम रेगिस्तान की बात करें, वहां पर क्या है, बहुत सारा लैंड है, वहां पर क्या है, लैंड होने की वजह से, यानी कि वहां रेत है, रेती रेत है, वहां सैंड होता है, तो सैंड का जो है रेट है ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, वो क्या है, सॉइल और वाटर से भी ज्यादा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो जितने दिन में क्या होगा, राजस्थान वगैरह में रेगिस्तान जहां पर है, दिन में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब जैसे ही रात होगी वो टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, सडन चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या है, डिफरेंस आ जाएगा। जहां दिन में काफी गर्म था, वहीं क्या है, बहुत फास्टर रेट पर वो अपना टेम्परेचर भी चेंज करेगी, डिक्रीज होगी। वहीं क्या है, रेगिस्तान में रात में काफी ठंड होगी, तो ये टेम्परेचर चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो ये किसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि सैंड के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो उसके अंदर फास्टर रेट में वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेती है। तो इसी तरह क्या है, कोस्टल रीजन में क्या होता है, एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्टेड राइजिंग। क्या है, जैसे ही लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो क्या करेगी, गर्म होने लगेगी एज कंपेयर टू वाटर, जो है जल्दी गर्म होगी, तो और गर्म होते ही क्या हो जाएगा, ये एयर जो है राइज अप हो जाएगी। जब ये राइज अप हो जाएगी तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, ठीक है, रीजन ऑफ लो प्रेशर जो है वो यहां क्रिएट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो यहां पर धीरे धीरे वाटर बॉडीज के ऊपर जो एयर थी, जो इसको इंक्रीज कर रही थी इसका टेम्परेचर, वो क्या करेगी, लो प्रेशर में यहां को आ जाएगी, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा एयर का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये क्या करेगी, रिजल्ट करेगी विंड में, जिसे हम लोग कहते हैं कि हवा चलना, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, एज द एयर राइजेस अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। लो प्रेशर का जो रीजन है वो क्रिएट हो जाएगा ओवर लैंड, ठीक है। वहां पर क्या होगा, एयर ओवर द सी मूव्स इनटू दिस एरिया, और जो सी है या वाटर है वहां पर क्या होगा, इसके ऊपर की जो हवा है वो लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हवा जो है एयर जा रही है तो वो क्या करेगी, रिजल्ट करेगी विंड में। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। इसी तरह अगर हम बात करें कि दिन में क्या होता है, कोस्टल रीजन में डायरेक्शन ऑफ विंड जो रहती है वो कहाँ रहेगी, सी टू वाटर, क्योंकि दिन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा सी का एज कंपेयर टू लैंड। तो यहाँ लो प्रेशर की तरफ जो है वाटर से लैंड की तरफ फ्लो होगा। और वहीं अगर रात आ जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, एट नाइट बोथ लैंड और सी जो है वो कूल हो जाएंगे। तो रात के टाइम पे क्या होगा, वाटर कूल्स डाउन स्लोअर, है ना, वाटर क्या है उतने ही कम रेट से एज कंपेयर टू लैंड जो है वो स्लोअर रेट पर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कूल डाउन हो रहा है। तो जो एयर अबव वाटर है वो क्या करेगी, वो ज्यादा वार्मर होगी। सो इस वजह से क्या है, वहां रात में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा लैंड टू वाटर, ओके। सो इस तरह जो है विंड जो है फॉर्मेशन होती है विंड की। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इसी वजह से क्या है, ऑल मूवमेंट्स ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या है, आपको डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन्स, या हम ये कह सकते हैं
मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो देखने को मिलेगी। यही अगर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा अर्थ है उसमें क्या है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, तो वहां पर क्या है, रीजन जो है अलग होने की वजह से फ्लो जो होगा विंड का वो फ्रॉम हायर टू लोअर रेंज की प्रेशर की तरफ होगा, जो हमने यहाँ पर बात की थी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर पार्ट्स समझने के लिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @अखिल प्रिया क्लासेस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।